था कि आपने वस्तु को अपने अधिकार क्षेत्र में लाया और बाद में कलेक्ट किया, उसका संग्रहण किया और वह वस्तु जो है वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में चली जाए, तो जो भी नुकसान होगा वो आपको वैसे ही पे करना पड़ेगा। आप ये बचाव नहीं ले सकते कि आपने बहुत सावधानी और सतर्कता बरती, बावजूद उसके एक दुर्घटना घटित हो गई। रायलेन बनाम फ्लेचर के बाद में जो क्वेश्चन हुआ कि इंजीनियर ने बकायदा उस पूरे जगह को देखा और जब ड्रिक किया जा रहा था, उस गड्ढे का निर्माण किया जा रहा था, पानी जब उसमें डाला जा रहा था, तब पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा करके फिर उन्होंने वो कार्य किया, लेकिन बावजूद उसके घटना घटित हो गई और पानी जो है वो कोयले की खान में चला गया। तो न्यायालय ने क्या डिसीजन किया कि यह संपूर्ण दायित्व जो है यहाँ पर उस व्यक्ति का होगा जिसने की वहां पर गड्ढे का निर्माण कराया और पानी को उसके अंदर छोड़ा, क्योंकि पानी उसके अंदर रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? डिफेंडेंट की थी, यानी कि प्रतिवादी इस बात के लिए जिम्मेदार था। अब प्रतिवादी ने क्या कर दिया? कहीं ना कहीं नुकसान कर दिया, तो उस नुकसान को वह पे करेगा। यह बचाव न लेते हुए कि उसने हर प्रकार से उपेक्षा जो है वो नहीं बरती थी, उसने बहुत सावधानी बरती, क्योंकि हमने नेग्लिजेंसी के चैप्टर में पढ़ा था कि यदि संपूर्ण सावधानी बरत ली है, संपूर्ण सावधानी का मतलब क्या है कि जितना उस मामले में रिस्क व्याप्त था, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिस्क है, उस अनुपात में यदि उसने क्या कर दिया है, एक तरीके से बचाव कर लिया है, उसने सावधानी बरत ली है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड वॉल्यूम ऑफ द रिस्क, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से कोरिलेट है। जिस अमाउंट में ये रिस्क का अमाउंट बढ़ेगा, उसी अमाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा? सावधानी के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है, जहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है, वहां पर एक तरीके से क्या होता है कि रिस्क के लेवल तक तो उसने सावधानी बरती है, लेकिन फिर भी दुर्घटना घटित हो जाए। लेकिन यदि इस एस्केप में, क्योंकि देखिए संग्रहण कौन करेगा? प्रतिवादी करेगा। एस्केप होना यानी पलायन होना, वो किसके द्वारा हो? प्रतिवादी के द्वारा हो। और नुकसान किसको होता है? प्लेंटिफ को या वादी को। तो यदि ये तीनों कंडीशन, यानी रिश्ती मिसचिफ कारित हो रही है, कलेक्शन हो रहा है और एस्केप हो रहा है और मिसचिफ हो रही है, ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, और इन तीनों में मूल रूप से दो कंडीशन में जिम्मेदारी किसकी है? डिफेंडेंट की है, तो हम ये कहेंगे कि प्लेंटिफ पूर्ण दायित्व के अधीन होगा। लेकिन यहां पहला जस्टिफिकेशन हमारे सामने आता है कि यदि पलायन जो है, यानी कि एस्केप जो हुआ है, वह किसी थर्ड व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से हुआ है, यानी तीसरे व्यक्ति ने उसमें क्या कर दी है? असावधानी बरती और जानबूझकर उसने उसको खोल दिया है, या कोई चीज तोड़ दी है और उसके कारण से पानी बाहर आ जाता है, या कुछ और ऐसी चीज या वस्तु जो आपने कलेक्ट की है वो बाहर चली जाती है, तो वहां पर बचाव मिलेगा। यानी कठोर दायित्व के सिद्धांत का पहला अपवाद क्या हो गया? थर्ड व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप। दूसरा जो अंतर है, दूसरा अंतर यहां पर आता है, वो आता है जहां पर एक्ट ऑफ गॉड यानी डॉक्ट्रिन ऑफ विस मेजर। देखिए जब हमने एक्ट ऑफ गॉड किया तब हमने क्लियर किया कि ऐसी कोई भी परिस्थिति जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में आप पूर्ण रूप से फ्री है, क्योंकि इस कार्य के लिए केवल गॉड ही क्या हो सकता है? लायबल हो सकता है, तो उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती। तो यही चीज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत में भी लागू होती है। यदि वस्तु के पलायन करने में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण से या किसी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गॉड, यानी कि ऐसी शक्ति जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है और उसके द्वारा क्या किया गया है, कोई ऐसा कार्य कर लिया गया है, उस हस्तक्षेप के कारण से नुकसान कारित होता है, तो उस नुकसान के लिए कौन लायबल नहीं है? डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ विस मेजर जो है या एक्ट ऑफ गॉड जो है, वो जिस प्रकार टॉर्ट का सामान्य बचाव है, वैसे ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ही यह एक सामान्य बचाव है। यहां पर न्यायालय जनरली क्या करता है? यह देखता है कि क्या वह परिस्थितियां, क्योंकि मैंने आपको जब एक्ट ऑफ गॉड कराया तब ये चीज क्लियर की थी कि एक्ट ऑफ गॉड का जब हम डिफेंस लेते हैं या बचाव लेते हैं तो हमें बहुत सावधान होना पड़ता है। यानी कि न्यायालय ये देखता है कि क्या उन परिस्थितियों में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको कि बॉम्बे में बारिश जनरल होती है, तो हम उसे प्राकृतिक आपदा तो मानते हैं, एक्ट ऑफ गॉड तो मानते हैं, लेकिन आप वहां पर लापरवाही बरत रहे हैं, रोज बरसात आ रही है, फिर भी आपने कचरा मान लो अपने घर के बाहर खुले में छोड़ दिया, तो पानी से बहकर वो पड़ोसी के घर में जाएगा। तो यहां पर किसकी जिम्मेदारी बन गई? वहां पर डिपेंडेंट लायबल हो गया। उसका कारण है कि एक्ट ऑफ गॉड होने के बावजूद भी उसने अपने क्षेत्र की लापरवाही बरत ली। यहां एक सामान्य सा सिद्धांत है कि नेग्लिजेंसी का जो कंसेप्ट है वो यहां पर वैसे भी लागू नहीं होता,
लेकिन जहां स्टिक लाइबिलिटी के लिए हम किसी व्यक्ति को लाइबल ठहराते हैं, वहां हमें यह देखना है कि पलायन करने में, वस्तु का वहां से निकल भागने में या वस्तु का वहां से निकल जाने में यदि कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो प्योरली एक्ट ऑफ गॉड का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कहेंगे वहां पर लाइबिलिटी निर्धारित नहीं की जा सकती। तीसरी कंडीशन आती है जहां वादी जो है वह क्या करता है, सहमति दे देता है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, यानी वादी ने किसी कार्य को करने की सहमति दी। जैसे मान लो वादी ने अपने मकान के पास में उसका एक कमरा और वो बना हुआ है, वहां पर उसने किसी व्यक्ति को किराए पर दे दिया, वो मकान किराए पर दे दिया, और उस मकान में बारूद निर्माण का काम जो है वो हो रहा है, और वादी को इस बात की जानकारी है और वह उसकी कंसेंट दे देता है। अब मान लो लापरवाही की वजह से या किसी कारण से वह बारूद में आग लग जाती है और वह बारूद जो है वो उड़कर या किसी कारण से वह पड़ोसी के, यानी कि उस प्लेंटिफ के जो कि किराएदार के रूप में उसको सहमति दे रहा है, उसके ही घर को क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्टिक लाइबिलिटी का सिद्धांत तो लागू हो गया, क्योंकि प्रीमिसेस में उस किराएदार ने क्या किया, बारूद को इकट्ठा किया और वो बारूद कहां चला गया, पड़ोसी के पास चला गया, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र से उसका पलायन हो गया। और जब पलायन हो गया तो वो पलायन रिश्ती कारित कर रहा है, तो रिश्ती भी हो गई, कलेक्शन भी हो गया और एस्केप भी हो गया। तीनों कंडीशन पूरी होती है, स्टिक लाइबिलिटी का सिद्धांत लागू हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज और इन्वॉल्व हो गई कि यहाँ पर वादी ने भी अपने कार्य की कंसेंट जो है वो दे दी, और इसी कंसेंट ने एक तरीके से डिफेंस कर दिया और जस्टिफिकेशन कर दिया। ये स्टिक लाइबिलिटी का तीसरा अपवाद हो गया कि जहां पर क्या किया जाता है, एक तरीके से वादी जो है वो इस बात की सहमति दे देता है कि वह भी कार्य में, ये ट्रीटेड एज है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जो हमने किया कि स्वेच्छा से उठाई गई, यानी कि जहां एक व्यक्ति जो है वो किसी कार्य को करने की अपनी सहमति प्रदान कर देता है, तो उस कार्य से होने वाले एडवर्स इफेक्ट के लिए वह किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता। यानी वह कंसेंट जो है वह इस बात के लिए एंटाइटल कर देती है उस व्यक्ति को कि जो भी नुकसान होगा उस नुकसान के लिए वह व्यक्ति सह लायबल होगा। यानी जो तीसरा कंसेप्ट है उसमें कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ जो है वो इन्वॉल्व है, और कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी वो कोई दबाव में नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि वह कंसेंट जो है वो एक तरीके से डिफेंस के रूप में हमारे सामने आ जाती है। यानी स्टिक लायबिलिटी के सिद्धांत में यह चीज क्लियर है कि जहां पर वादी ने, प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दे दी है तो आप उसको एक तरीके से जस्टिफाइड मानते हैं। फिर जो है वह वादी जो है वह प्रतिवादी के द्वारा किए गए नुकसान के लिए लायबिलिटी निर्धारित नहीं कर सकता। अब देखिए चौथा जो जस्टिफिकेशन है वो है जहां पर वादी और प्रतिवादी दोनों क्या करते हैं, जॉइंटली काम कर रहे हैं। जॉइंटली काम कर रहे हैं का मतलब यानी दोनों का हित यदि किसी कार्य में इन्वॉल्व है तो उस इंटरेस्ट की वजह से वादी प्रतिवादी के ऊपर वाद लाने के लिए अधिकृत नहीं है। उसका कारण क्या होता है कि जैसे ही इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे ही हित इन्वॉल्व होता है, हित इन्वॉल्व होते ही क्या हो जाता है, एक तरीके से दूसरे व्यक्ति के कार्य में हित मौजूद है, इसका मतलब उसकी इनहेरेंट रूप से कंसेंट भी मौजूद है। और जब आप किसी, सीधी सी कहावत है कि आप यदि मीठा खाओगे तो आपको खारा भी खाना पड़ेगा। हम यदि आम खाएंगे तो उसकी गुठली जो है उसको हमें लेना पड़ेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो वही बात है कि यदि आपने कंसेंट दी थी और आपने एक तरीके से, अब दोनों ने अपनी, ऐसा कब होता है जैसे अपार्टमेंट्स वगैरह में क्या होता है कि टंकी का निर्माण किया जाता है, तो टंकी के निर्माण में पानी जो है वो तीनों फ्लोर में, ए बी सी तीन मान लो फ्लैट बने हुए, तीनों में पानी जो है वो जाता है। तो तीनों की सहमति से, तीनों के फायदे के लिए उस टैंकर का निर्माण किया गया है। अब मान लो ए की लापरवाही की वजह से पानी जो है वो बी के फ्लैट में चला जाता है, तो बी ए और सी के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है, और जब किसी कार्य में आपका खुद का हित इन्वॉल्व होता है तो वहां पर हम क्या नहीं मानते, एक तरीके से उसको बचाव में मानते हैं, यानी कि वह भी एक तरीके से जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टिक लायबिलिटी माना जाता है। अब देखिए इंडियन कंसर्न में कई बार क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि इंडियन कंसर्न में क्या स्टिक लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है या नहीं। देखिए रायलन बनाम फ्लेचर में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह सिद्धांत केवल इतना ही था
कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेमिसेस में, अपने अधिकार क्षेत्र में, अपनी भूमि पर किसी वस्तु को लाता है, रखता है और इकट्ठी करता है, और वह उसका क्या होता है, पलायन होता है, और उस पलायन से यदि किसी दूसरे प्रेमिसेस में जाने पर उसे दृष्टि कारित होती है, मिसचिफ कारित होती है, तो उस कार्य के लिए वह व्यक्ति कठोर दायित्व के तहत लायबल होगा। यानी आप वहां पर किसी भी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं ले सकते। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार एक तरीके से क्या हुआ, जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक बचाव एक ये भी हो गया कि यदि स्ट्रेचुरी यानी कि कोई प्राधिकृत वर्क किया जा रहा है, जैसे हम देखते हैं प्राय सड़क का निर्माण करने वाले सड़क निर्माण कर देते हैं, बाद में बीएसएनएल वाले आते हैं और उस सड़क पर गड्ढा बनाकर और वहां अपनी वायर डाल देते हैं, फिर वो उसको पैचअप करते हैं, बाद में पानी वाले आते हैं, वो पानी वाले उस सड़क को खोद देते हैं, डिगिंग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कार्य होते हैं, पानी की लाइन डालना है, सीवेज लाइन डालना है, आपके केबल डालना है, अंडर लैंड जो है वायरिंग करनी है, ये सारे यदि कोई अधिकृत कार्य किया जा रहा है तो अधिकृत कार्य में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू नहीं होता। यदि मान लो किसी को इससे परेशानी हो तो उस परेशानी के लिए वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता, वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे इस रायलैंड बनाम फ्लेचर में दिया गया जो सिद्धांत था वो एक रिजिड सिद्धांत था, और उस रिजिड सिद्धांत को अलग अलग केसों में, चूंकि व्यवस्था अलग अलग बनी, न्यायालय को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उसमें छूट दी जानी जरूरी है, तो न्यायालय ने क्या कर दिया, एक तरीके से उसको रिलाई करने के लिए धीरे धीरे उसमें कुछ जस्टिफिकेशन जोड़ दिए, और यही जस्टिफिकेशन जो है ये इस मूल सिद्धांत को क्या कर गए, एक तरीके से कठोर की जगह पर लिबरल बना दिया, और उसमें वो ताकत नहीं रही जो सिद्धांत का मूल था। अब हुआ क्या, इंडियन कंसर्न में हमने जैसे पिछली क्लास में बात की, भोपाल गैस कांड की बात की, ओलियम गैस लीक केस की बात की, श्री राम फर्टिलाइजर वाले केस की बात की जिसमें वकील के साथ में गलत हुआ। तो इन सब केसेस में क्या हुआ, एक तरीके से यहां एक इंपॉर्टेंट चीज न्यायालय ने और तय की कि देखिए, यदि आप किसी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के रूप में कुछ ऐसी चीज का उपयोग कर रहे हैं जो अननेचुरल है, यानी कि जो नेचुरली तो अवेलेबल है, उसका एक बाई नेचर उसका वर्क अलग है, लेकिन आपने क्या किया है, उसको कुछ अप्राकृतिक तरीके से उसका उपभोग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ऐसी वस्तु को बहुत संजो कर रखना पड़ेगा, इस तरीके से रखना पड़ेगा कि किसी भी कारण से, चाहे वादी ने दी है सहमति, चाहे वादी का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे थर्ड व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे एक्ट ऑफ गॉड है, चाहे कोई प्राधिकृत वर्ग है, या अन्य कोई भी कारण जिसकी वजह से वादी जो है, प्रतिवादी जो है, उसको एक तरीके से बचाव मिलता है, वो सारे के सारे अपवाद न्यायालय ने ये कहा कि इंडियन कंसर्न में एमसी मेहता भारत संघ का जो केस आया उसमें न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कि कहीं पर भी कोई जिम्मेदारी डिफेंडेंट जो है वो इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि उसमें एक्ट ऑफ गॉड इन्वॉल्वमेंट है या उसमें किसी अन्य प्रकार का कोई हस्तक्षेप इन्वॉल्व है। यानी इससे हमने कहा एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। एमसी मेहता के केस में दिए गए इस नियम के बाद में न्यायालय ने यह तय कर दिया। अब देखिए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत क्या है, उसको यदि समझना है तो सीधा सा कंसेप्ट है, कठोर दायित्व का सिद्धांत माइनस जस्टिफिकेशन। जो अपवाद हमने पढ़े उन अपवादों को यदि हम रिमूव कर दें तो वो रिमूव करते ही जो मेन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत बचता है वही पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है। यानी कि एमसी मेहता भारत संघ के केस में, भोपाल गैस कांड में जो घटना हुई उनमें क्या हुआ, उसमें गैस लीकेज में कहीं पर भी कंपनी की लापरवाही इन्वॉल्व नहीं हुई, यानी कि कहीं यह साबित नहीं हुआ कि कंपनी लापरवाह थी। उस समय पहले 5-7 साल पहले की बात है, यहाँ बीकानेर में आयुध भंडार में आग लग गई और बहुत लोग हार्म हुए, तो यहाँ यह साबित नहीं हो सका कि इसकी लापरवाही इन्वॉल्व थी। पेट्रोल की जो पाइपलाइन चलती है उसमें विस्फोट हुआ और एचपी गैस गोडाउन में जयपुर में आग लगी, तो सभी लोगों को क्या किया गया, उसके लिए लायबल ठहराया गया जो इन्वॉल्व थे। कोई ये बचाव नहीं ले सकता। जैसे होता है रेलवे एक्सीडेंट होता है तो रेलवे एक्सीडेंट में रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों, अकाउंटेबिलिटी ऑफ दी जो मिनिस्टर है उसकी क्यों जिम्मेदारी बनी, उसका एक ही रीजन था, वो ये था कि कहीं ना कहीं आप इस कठोर दायित्व के अधीन होते हैं कि जब व्यक्ति आपके ऊपर क्या करता है, रिलाई करता है, प्योरली वह यह जानता है, वह समझता है कि आप सावधान रहेंगे और आप वही वहां पर असावधानी बरत देते हैं
तो वहां पर आप पूर्ण दायित्व के तहत लायबल माने जाते हैं। यानी कि किसी भी गैस का या किसी मटेरियल का उपयोग जो कि आप अप्राकृतिक रूप से किसी प्रोडक्शन में कर रहे हैं और वह वहां से लीकेज हो जाती है, वह स्केप करती है, वह किसी को भी नुकसान पहुंचाए, आप पूर्ण दायित्व के अधीन लायबल होंगे। यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि आपकी लायबिलिटी जो है संपूर्ण रूप से होगी। अन्य कोई भी बचाव जो आपने कठोर दायित्व के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेंटायर, या जहां पर जानवरों के बारे में हमने बात की कि जानवर रखने का जो शौक हर एक व्यक्ति को होता है, तो उस जानवर के द्वारा किए गए कार्य के लिए भी आपकी एक लाइबिलिटी निर्धारित की जाती है, अपकृत्य निर्धारित किया जाता है। तो जानवरों की कैटेगरी या जानवरों की जो कंसेप्ट है वो दो तरीके की होती है। एक वो जानवर होता है जो जनरली क्या होता है, सामान्य रूप से आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या है, जंगली टाइप के होते हैं, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिनको कोई व्यक्ति रखता है तो शौक में रख तो सकता है, लेकिन जिनका बाहर निकलना दूसरों के लिए दहशत है, यानी कि वो किसी न किसी प्रकार से किसी को हार्म करने की कंडीशन में रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कैटेगराइजेशन है, इसके आधार पर जानवरों के द्वारा किए गए कृत्य को भी हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत न्यायालय ने दिया जिसको हमने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ सेंटायर, यानी अवबोधन का सिद्धांत। अवबोधन का सिद्धांत क्या कहता है कि एक जानवर की कुछ विशिष्ट प्रवृत्ति है। जैसे एक कुत्ता है, वह कुत्ता जो है वो किसी को देखते ही उसको खाने के लिए दौड़ता है, तो ये क्या है, उसकी एक प्रवृत्ति है। ये अवबोध में होनी चाहिए। सब आपके अवबोधन में, आपके मस्तिष्क में आपको पता है कि आपका कुत्ता जो है वो इस तरीके का है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके उसके प्रिवेंशन के लिए कार्य करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक जानवर है, वो खा गया तो खा गया। क्यों? क्योंकि आपको उसकी प्रवृत्ति की जानकारी थी। जब आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको? हेलो, सर कट कट के आ रही है। हेलो सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। तो आधे घंटे बोलवा के बोल दिया, पहले ही बोल देते। दोबारा से बोलूं क्या? सर आ रही है, दिल नहीं दुखाना चाहते थे कट हुई थी, बाकी क्लियर है वॉइस आपकी। सर मुझे लगा मेरी प्रॉब्लम आ रही होगी। अभी भी हेलो, अभी भी कट की आ रही है क्या आवाज? सर अब क्लियर आ नहीं रही सर, अब रेगुलर है। है। अवबोधन का सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेंटायर, वो क्या कहता है कि हर जानवर की एक प्रवृत्ति होती है, और वह प्रवृत्ति जो है वह यदि आपके मालिक के, ऑनर के जानकारी में है, तो आप उस जानकारी के अनुसार क्या करोगे कि उसका बचाव करोगे। यदि मान लो फिर उस जानवर ने कोई गलती की है, तो उस कृत्य के लिए ठीक है, ये या स्टिक लायबिलिटी के सिद्धांत के तहत बात आएगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। नो सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो आपको स्टिक लायबिलिटी का सिद्धांत या कठोर दायित्व का सिद्धांत, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब हो गया सीधा सा कि कठोर दायित्व के सिद्धांत में आप अपवाद को रिमूव करेंगे तो वो आत्यंतिक दायित्व या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, अब जो नया टॉपिक जो है वो उसका शुरुआत हम अभी कर लेते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे।
न्यूसेंस। न्यूसेंस, हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। इसमें जानवरों वाले में एक क्वेश्चन है सर मेरा, हाँ पक्षियों और बोल। जानवरों वाले में। सर ये हाँ हाँ इसमें बोलो। कि भारत में सर ये जो रिंग पैरेट आता है ना, हरा वाला तोता, हाँ हाँ, इसे भी पालना सर बैन है सर, ऐसा क्यों सर? उससे कौन सी खतरा है किसी को? नहीं, खतरे के कारण से वैध अवैध नहीं है, वो तो जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें की गई है ना, जो पशु पक्षी को हवा में आराम से स्वतंत्र रहना चाहिए, आप उसको पकड़ लेते हो, तो वो रीजन है। ये कोई वो नहीं है कि आपने गलत पकड़ लिया इस कारण से वो अवैध है। तो सर ये घरों में जो पालते हैं, मकाऊ तोते पालते हैं, पक्षी पालते हैं, वो क्या कह रहा हूँ मैं, वो जनरली अब इसमें कोई वो इतना कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनको कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन उसका हो नहीं पाता। जनरली क्या होता है, तोता पाला आपने और उस तोते को आपने किसी को गाली देना सिखा दिया, और वो यदि गालियां दे रहा है किसी को तो आप लाइबल है। बाकी तोता रखने के लिए कोई इतना ऐसे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक्ट ऑफ जो एनिमल्स हैं उसका इंपैक्ट जो है व्यक्ति के ऊपर कैसे। जी सर, जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन अभी कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यूसेंस, अब देखिए न्यूसेंस क्या है, उपताप। न्यूसेंस शब्द का इस्तेमाल कई बार हम कर चुके हैं और जनरल लाइफ में भी हम करते हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि न्यूसेंस का मतलब है इंटरफेरेंस, कि आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति के जो एंजॉयमेंट है, कोई व्यक्ति बहुत तल्लीनता से गाने सुन रहा है और आप जाकर उसकी उस टैब को बंद कर दें, तो वो क्या एक तरीके से इरिटेशन होगा ना उसको। या मैं क्लास ले रहा हूं और बाहर कोई डीजे बजा दे, न्यूसेंस है। हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति को एंजॉय करने का अधिकार है, और जब वो उस सुख सुविधा का उपभोग करते समय किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इंटरफेरेंस के कारण से परेशान होता है, तो हम कहते हैं कि वो न्यूसेंस कर रहा है। तो न्यूसेंस का सीधा सा अर्थ क्या हुआ, एक तरीके से इंटरफेरेंस इन द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। आपके ऑक्यूपेशन में आप जिस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं उस पर आपको यूजेस का अधिकार है। संपत्ति के ऊपर अपकर्ते के तहत न्यूसेंस में भी संपत्ति के उपभोग का अपकर्ते है। जैसे ट्रेसपास अपने पढ़ा, ट्रेसपास क्या है, संपत्ति पर जो आपका मालिकाना हक है, यदि कोई व्यक्ति उस संपत्ति पर बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, यानी अनलॉफुल तरीके से प्रवेश करता है और आपसे परमिशन नहीं ली है, तो बिना परमिशन के उसके द्वारा उस प्रीमिसेस में एंटर करना एक तरीके से क्या है, ट्रेसपास। अब देखिए ट्रेसपास में और न्यूसेंस में फर्क है। न्यूसेंस का मतलब है कि आपने उस व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं किया है, आपने उस संपत्ति में एंटर नहीं किया है। क्योंकि ट्रेसपास में मैंने क्या बताया आपको कि यदि किसी की होल में आप की डाल देते हैं तो ये भी ट्रेसपास है। कहीं गड्ढा बना हुआ है, आपने हाथ अंदर डाल दिया, ट्रेसपास है। दीवार बनी हुई है, आप दीवार के अंदर मुंह डालकर कुछ खा लेते हैं, ट्रेसपास है। लेकिन जहां पर आपके न्यूसेंस की बात है, वहां पर क्या होता है, वहां एक व्यक्ति तल्लीनता से अपने प्रीमिसाइज का अपनी संपत्ति पर होल्ड करते हुए और उसका एंजॉयमेंट को आप यदि बाधित कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति जैसे ही सोने की, आपको पता है कि वो 8 बजे सोता है और आप पड़ोसी हैं, आप उसको परेशान करना चाहते हैं, आप 8 बजते ही जोर से डीजे बजाते हैं जिससे उसकी नींद उड़ जाए, तो ये न्यूसेंस है। अब देखिए न्यूसेंस जनरली क्या होती है, व्यक्ति टू व्यक्ति, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति के ऊपर भी हो सकती है। तो न्यूसेंस 2 तरीके की हो सकती है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। अब पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट न्यूसेंस में व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति विशेष को क्या कर देता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है। जैसे एक के घर के पास बी रहता है, बी जोर से डीजे बजाता है और एक को सोने में क्या करता है, व्यवधान पैदा करता है, तो ये क्या है, प्राइवेट न्यूसेंस। अब पब्लिक न्यूसेंस क्या हुई? पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है आपने मोहल्ले में 2 बड़े बड़े डीजे लगा दिए और जोर से सत्संग चालू कर दिया और इतनी तेज आवाज हो रही है, कल सुबह 10वीं वालों का पेपर है,
तो सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, न्यूसेंस हो रहा है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि 10 मकान है तो 10 के 10 मकानों को न्यूसेंस हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति, उसका मकान जहां पर है वहां उस व्यक्ति विशेष के घर में किसी व्यक्ति का कल पेपर है, तो उसको जो न्यूसेंस हो रही है वो व्यक्तिगत न्यूसेंस हो रही है। यानी प्राइवेट न्यूसेंस कब पब्लिक न्यूसेंस में और पब्लिक न्यूसेंस कब प्राइवेट न्यूसेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हमें देखना होगा। क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस जो है उसमें जनरली हम क्या नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रोसीजर है, सीआरपीसी में वो बताया गया है। और प्राइवेट न्यूसेंस जो है वो अपकृत्य के तहत क्या करता है, दायित्व निर्धारित करता है। तो अपकृत्य के तहत प्राइवेट न्यूसेंस में लायबल ठहराने के लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट, हमारा उस संपत्ति पर उपभोग का अधिकार, उस संपत्ति के ऊपर सुख का जो अधिकार था उसको आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, बाधित किया है। और ये बाधा जो है वो एक तरीके से क्या करती है, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, तो वह न्यूसेंस की श्रेणी में आती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Thank you, sir. Any question? Thank you, sir.